वो आया नहीं था कल, परक्यूजिट्स। चलो जी, इनकम टैक्स का एक मेजर हेड सैलरी की हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें बेसिक सैलरी मिलती है, हर महीने कुछ एडिशनल पैसा मिलता है, हर महीने कुछ फैसिलिटीज भी मिलती है। उस फैसिलिटी जो है, कार मिल गई, घर मिल गया, टूर मिल गया, ईटीसी टाइप चीजें आर कोल्ड परक्यूजिट्स। और हमें क्या करना होता है, हमें ये समझना होता है कि यार मुझे इसमें कितना पर्सनल सा बेनिफिट हो गया, और जितना सा पर्सनल बेनिफिट हुआ हो उतना सा सरकार क्या मान लेती है, उसको सैलरी। तो कल हमने दो परक्यूजिट्स पढ़ी थी। एक पढ़ा था यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, कि अगर एम्प्लॉयर की कोई मूवेबल एसेट्स मुझे यूज करने के लिए मिल जाए तो फिर मेरे लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। यूज होगा वो पर्सनल यूज होगा, क्लियर। सेकंड था यूज छोड़ो सर, सामने वाला वो एसेट्स आपको क्या कर रहा है, सेल ही कर रहा है सर। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यानी हम कोई चीज खरीदते हैं ना, खरीदते हैं तब भी सरकार उसमें सैलरी ढूंढ सकती है। अब कैसे ढूंढेगी सर, कितना सस्ता मिला सामान, दैट इज यूर सैलरी। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में आपने तीन हिस्से किए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटर कार, और बाकी सारी अदर एसेट्स, बाकी सारी अदर एसेट्स। इसको रिवाइज करने के लिए बस इतनी सी बात थी कि कंप्यूटर और लैपटॉप अगर आप एम्प्लॉयर का यूज करते हो, चाहे घर ले जाओ, आपके लिए कोई टैक्स ट्रीटमेंट एराइज नहीं होगा, नो टैक्स ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड एग्जम्प्ट। कार में हमने कल लेटरी लिख दिया था कि बाद में देखेंगे भाई, और इसके लिए हमने क्या रूल लगाया था, 10% SLM डेप्रीसिएशन इज यूर सैलरी। ये जो 10% SLM लिखा है अपने, ये सैलरी है सर। जितना आपने उसका एसेट्स यूज किया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इंटू उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, इंटू 10% की स्टैंडर्ड रेट, इज योर सैलरी। इफ एसेट्स अगर 10 साल पुरानी है तो फिर डेप्रीसिएट होगा ही नहीं, तो टैक्सेबल सैलरी भी आएगी नहीं। अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ रिकवर करता है तो वो क्या हो जाएगा सर, माइनस। वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये सब कॉमन सेंस के दायरे में है, बात खत्म। दैट सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, अगर यही बंदा आपको ये चीजें बेच दे, कंप्यूटर लैपटॉप बेच दे, या कार बेच दे, या अदर एसेट्स बेच दे, तो फिर हम क्या देखेंगे सर, हम देखेंगे वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, कि जिस दिन वो एसेट्स हमें बेची गई उस दिन उस कार की कीमत, उस लैपटॉप की कीमत, उस घड़ी की कीमत क्या थी, माइनस परचेज प्राइस, माइनस परचेज प्राइस। और जो डिफरेंस आएगा, अगर ये कुछ सस्ता मिल गया तो ठीक है ना, वैल्यू थी 10 लाख, मुझे मिल गया 8 लाख में सामान, तो फिर इसका मतलब 2 लाख की क्या बन जाएगी, आपकी टैक्सेबल सैलरी बन जाएगी। फिर यहां से ये पॉइंट आता था सर, आप वैल्यू कैसे निकालोगे ऑन द डेट ऑफ सेल, क्या मार्केट में जाके पूछोगे, क्या 2-4 बंदों से पूछोगे आप, तो आंसर इज नो। हम वैल्यू निकालेंगे एज पर डेप्रीसिएशन, कि हम डेप्रीसिएट माइनस कर करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां हमने लिखा था कल, अगर आपको याद हो तो, 50% WDV तोड़ देना, यहाँ 20% WDV से क्या कर देना, डेप्रीसिएट कर देना, और यहाँ 10% SLM से ही क्या कर देना, आप डेप्रीसिएट कर देना। तो किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन टिल डेट, माइनस डेप्रीसिएशन टिल डेट। टिल डेट में अपने को ओनली कंप्लीटेड ईयर्स माइनस करने का, अगर एसेट्स यूज करते हुए लगभग 2.25 साल हो गए तो भी डेप्रीसिएशन कितने साल का माइनस होगा, केवल 2 साल का ही माइनस होगा सर। कोई क्वेश्चंस करेंगे आज तो उसका एक आधा प्रैक्टिकल पॉइंट्स और ले लेंगे, सो दैट जो कल नहीं आए थे या जिनको कल समझ नहीं आया था उनको थोड़ा सा वापस से क्लियर हो जाए। बाकी मेरे हिसाब से इतना मुश्किल तो नहीं था जो कल बैठे और उनको इसमें से कोई बात समझ ना आई हो। है कोई ऐसा पॉइंट, तो आंसर इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड पे आ जाओ सर, परक्यूजिट्स नंबर थर्ड। यहाँ से मेरा आज का लेक्चर स्टार्ट होता है सर, यहाँ से मेरा आज का लेक्चर स्टार्ट होता है। तो ज्यादा नहीं, केवल दो, आलस आलस से पढ़ेंगे तो 4 परक्यूजिट्स कर लेते हैं बेटा, ठीक है। 4 खींच के पढ़ना हो तो 5, रेल बनानी हो तो 6। बस सर, हाँ मेरे को पता था तो यही बोले सर, 4 से कम वाला भी कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, फिर मेरे को सैलरी नहीं मिलेंगी और वो काम फिर अपने को अच्छे नहीं लगते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 3, परक्यूजिट्स नंबर 3, दैट इज गिफ्ट, दैट इज गिफ्ट। ठीक, ये अगर आपको गिफ्ट मिलता है, अगर आपको क्या मिलता है, गिफ्ट बाय योर एम्प्लॉयर सर, बाय योर एम्प्लॉयर। जनरली हिस्ट्री की बात है, लिखना मत, लिखना मत, कहीं और लिखेंगे। अप टू 1998 इंडिया में होता था गिफ्ट टैक्स एक्ट,
मतलब शायद क्या कंफर्म तुम इस दुनिया में नहीं आए रहेंगे उस टाइम तक। ठीक। गिफ्ट टैक्स एक्ट 1998 तक इंडिया में होता था। और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, पेयर ऑफ द गिफ्ट और रिसीवर ऑफ द गिफ्ट, पेयर ऑफ द गिफ्ट, रिसीवर ऑफ द गिफ्ट, यानी जो बंदा किसी को गिफ्ट दे रहा था, ठीक, फॉर एग्जाम्पल रमन रमनीता को, होप सो क्लास में कोई रमनीता नहीं है, वो तो क्या फर्क पड़ता है, नाम ही तो ये तो एग्जाम्पल का। फॉर एग्जाम्पल रमन अगर रमनीता को कोई गिफ्ट दे रहा है, दे सकता है, आंसर इज यस, दे सकते हैं सर। ठीक। तो गिफ्ट टैक्स एक्ट क्या बोलता था, वो रमन को बोलता था कि रमन यू हैव गिवन द गिफ्ट टू रमनीता, तो काइंडली पे गिफ्ट टैक्स, काइंडली पे गिफ्ट टैक्स। मान लो गिफ्ट की कीमत है 2 लाख, गिफ्ट की कीमत है कितनी, 2 लाख। रेट अपने को ध्यान नहीं, क्योंकि जब से अपन थोड़ा ठीक ठाक पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम तक वो एक्ट एबोलिश हो चुका था। मैं चलो 30% पकड़ लेता हूँ, 30%। तो रमन को कहा जाता था कि भाई रमन, तुमने अगर रमनीता को 2 लाख का गिफ्ट दिया है तो 60,000 रुपए का टैक्स हमें भी दे दो, 60,000 रुपए का टैक्स हमें भी दे दो। रमन समझे यार, रमनीता के साथ तो मेरे 100 कनेक्शन है यार, भाई किसी को 2 लाख देना समझ भी आते हैं, मतलब वट आई एम रिट्रीविंग फ्रॉम यू, जिसको मैं 60,000 दूं सर। तो थोड़ा गलत सा एक्ट था, मतलब मेरी कोई तुक बनता नहीं है। एक तो मैं किसी को गिफ्ट दूं, ऊपर से सरकार को गिफ्ट टैक्स दूं, ऊपर से क्या दूं, गिफ्ट टैक्स दूं। तो 1998 में इट वाज एबोलिस्ड कि हटाओ यार इस सिस्टम को, हटाओ इस सिस्टम को, और हटा दिया। 2004 तक आते 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 कोई प्रोविजन नहीं आया, और ये जो गिफ्ट चल रहे थे बेटा खुल्लम खुल्ला चलने लगे सर। तो वैसे क्यों हंसते हो, जैसे इसमें कोई किसी चीज की बू आ रही हो, ये क्या बात करते हो यार। गिफ्ट मतलब बड़े ओपनली चलते थे, कोई भी किसी को भी जहां मिले वहीं गिफ्ट दे देता था, क्योंकि कोई गिफ्ट टैक्स नहीं था। 2004 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया यार ये बड़े गिफ्ट चल रहे हैं आजकल मार्केट में, तो गिफ्ट को ले आए कहां पर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, गिफ्ट को ले आए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इसे मुझे कुछ, तो 2004 तक भाई ना तो गिफ्ट टैक्स एक्ट था ना तो इनकम टैक्स एक्ट था, सब ओपन। 2004 में सरकार ने क्या बोला कि हम इस गिफ्टिंग प्रोविजन को लाते हैं कहां पर, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में, और इसको करेक्ट करते हैं, जो गिफ्ट दे रहा है वो नहीं, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उससे टैक्स लेंगे। बात भी ठीक है यार, बात भी ठीक है। अगर अपने को कोई 2 लाख का गिफ्ट दे दे आज और सरकार कहे 50,000 का टैक्स भरना पड़ेगा, तो आई एम रेडी, ले लो भाई, पहले 2 लाख का गिफ्ट तो दिलवाओ किसी से, ठीक है ना। तो यानी जो गिफ्ट टैक्स में प्रोविजन रॉन्ग थे कि गिवर ऑफ द गिफ्ट हैव टू गिव, अभी थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया, नाउ रिसीवर ऑफ द गिफ्ट हैव टू पे इनकम टैक्स, नॉट द गिफ्ट टैक्स बल्कि इनकम टैक्स। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, ना पता होती तो मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था एज बिंग स्टूडेंट्स, ठीक, क्योंकि ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं था। हमारे लिए जो एप्लीकेबल है वो लिखें गिफ्ट का डायग्राम, गिफ्ट। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो ओनली फ्रॉम एम्प्लॉयर, इस चैप्टर में किसी दूसरी चीज का जिक्र करना भी क्या है बेटा, वर्जित। चलो जी, अगर मुझे गिफ्ट मिल रहा है फ्रॉम माई एम्प्लॉयर, गिफ्ट में देखो कहीं से भी मिल सकते हैं, मान लो मेरी एकेडमी में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुमने कोई गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट फ्रॉम द क्लाइंट ऑब्लिक स्टूडेंट, इनकम है कौन से हेड में जानी चाहिए, मेरी एकेडमी है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुमने मुझे गिफ्ट दिया, तो कहां जाना चाहिए, फिर वो बिजनेस में जाना चाहिए सर, बिकॉज दिस गिफ्ट इज रिसीव ड्यू टू योर बिजनेस। ठीक, गिफ्ट मुझे मेरे रिलेटिव से मिलते हैं, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलते हैं, कहां जाना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और मुझे गिफ्ट मेरे एम्प्लॉयर से मिलता है तो कहां जाना चाहिए सर, सैलरी। डायग्राम, गिफ्ट मैं बात कर रहा हूं ओनली फ्रॉम एम्प्लॉयर की, यानी पीजीपीपी में बात करूंगा गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बात करूंगा गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अननोन पर्संस। गिफ्ट ओनली फ्रॉम एम्प्लॉयर इन कैश, इन कैश, फुल्ली टैक्सेबल। गिफ्ट इन कैश इज फुल्ली टैक्सेबल।
सर कैश के गिफ्ट कोई गिफ्ट होते नहीं है भाई। अगर कैश गिफ्ट सरकार एग्जम्प्ट कर दे, ठीक है ना, लेटर से, मेरे फ्रेंड का फोन आया, बोल रही सैलरी कितनी है। पहले तो मैंने उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में बोला, जो भी बोलते हैं फ्रेंड्स को, कि भाई एक तो सैलरी नहीं है, पूछ रहा गिफ्ट कितना है। मुझे सैलरी नहीं मिलती, मुझे पर मंथ क्या मिलता है, गिफ्ट। अगर कैश गिफ्ट क्या होता, एग्जम्प्ट होता तो सरकार ने कहा बेटा कैश गिफ्ट कोई गिफ्ट नहीं होते हैं, हेंस गिफ्ट कैश गिफ्ट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो 2 रुपए मिले चाहे वो 2000 मिले, इन काइंड, इन काइंड अदर, ठीक है ना, कोई बोतल मिल खाली, मतलब बेटा इन काइंड गिफ्ट्स अप टू ₹5,000, गिफ्ट्स अप टू ₹5,000, aggregate in a year, aggregate in a year from a single employer. हैंड राइटिंग तो इंप्रूव होगी वैसे मेरी थोड़ी ना। गिफ्ट अप टू ₹5,000 aggregate in a year from a single employer will be exempted. Gift up to ₹5,000 aggregate in a year from a single employer will be fully exempted. मेरे एम्प्लॉयर से मुझे पूरे साल में अगर 5,000 रुपए तक के गिफ्ट मिल भी गए तो इसमें कोई क्लेवर वाली बात नहीं है सर। जो जेन्युइन गिफ्ट होंगे वो जेन्युइन गिफ्ट होंगे और उसके ऊपर सरकार कहते हैं हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन बियॉन्ड 5,000, भाई हर महीने 1,000 रुपए का गिफ्ट मिलता है तो साल के तो 12,000 हो गए भाई। अब सरकार ने इस 12,000 को क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया। अभी 5,000 तक गिफ्ट ठीक है। अब ये अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा, लेट से ये 5 लाख का अमाउंट हो जाए, 5 लाख का अमाउंट हो जाए तो होगा क्या, मेरी जितनी भी सैलरी है उसमें से मेरे 5 लाख के खर्चे तो होंगे ही। कोई बिजली का बिल आता होगा पर मंथ, कोई किराने का बिल आता होगा। अगर ये 5 लाख तक मैं एग्जाम्प्ट कर दूं तो फिर होगा क्या, ये 5 लाख सीधे अकेडमी से ही पे होंगे फिर, इस नाम से, गिफ्ट के नाम से। तो यानी जेन्युइन सा अमाउंट है 5,000। अगर 5,000 रुपए तक का गिफ्ट मिला है तो मैं मानता हूं जेन्युइन गिफ्ट है। 5,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो इट इज एडजस्टमेंट ऑफ द सैलरी। सरकार को हर चीज में क्या नजर आ रहा है, कोई भी पर्क्स आपको क्यों मिल रही है, बिकॉज वहां पर आपकी सैलरी क्या है, कम। अब एक 40,000 का एसी अगर मुझे गिफ्ट मिल जाए, एक 40,000 रुपए का एसी अगर मुझे गिफ्ट मिल जाए तो सरकार क्या कहेगी, ये गिफ्ट मिला नहीं है, तुमने तेरी बेसिक सैलरी 40,000 कम करके क्या लिया है, ये गिफ्ट लिया है। तो मुझे बस दो ही चीज याद रखनी है, इन कैश वाले गिफ्ट क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। इन कैश वाले गिफ्ट क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। और इन काइंड वाले गिफ्ट क्या होते हैं बेटा, 5,000 तक पूरे साल में एग्रीगेट करके तो एग्जम्प्ट। अगर 5100 हो गए, ठीक है ना, होली पे या पहले ओकेजन पे 3,000 रुपए का गिफ्ट मिला, दूसरे ओकेजन पे फिर 3,000 रुपए का गिफ्ट मिल गया, तो जब तक 3 मिले थे जब तक तो एग्जम्प्ट था। अब 3 + 3 कितने हो गए बेटा, 6। अब आ गया टैक्सेबल लिस्ट में, और जब टैक्सेबल लिस्ट में आएगा तो एक कंफ्यूजन अराइज होगी। बोलो क्या कंफ्यूजन, 1 या 6, दो ही कंफ्यूजन आएगी, या तो 1 टैक्सेबल होएगा या तो 6 टैक्सेबल होएगा। बहुत सारी जगह पर चीजें क्लियर है, यहां पर उतना क्लियर नहीं है। अगर उतना क्लियर नहीं है तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक। ये फिर वही वाली बात है ना, जगह जगह क्वेश्चंस में कुछ भी आ जाएगा। तो अपन एक प्रेफरेंस ले लेते हैं, एक्सेसिव टैक्सेबल, सॉरी एंटायर टैक्सेबल करते हैं। अगर बियॉन्ड 5,000 है तो एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। एंटायर लिखा है तो मतलब 6 का 6, एंटायर लिखा है तो 6 का 6। ऑल्टरनेटिवली excessive amount can be taxed also, otherwise alternatively excessive amount भी taxable हो सकता था। होप सो मैसेज इज क्लियर अबाउट गिफ्ट। एम्प्लॉयर से वो, अच्छा ये वाली दिक्कत आ रही है क्या स्क्रीन रेजोल्यूशन की, ये देखना अब, एंड अब ठीक है, इतना ही है।
दोनों ही करते हैं, क्वेश्चंस वाइज डिफर करते हैं बेटा। जब ये ऐसी कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते हैं, यार एक ही बता दे बालकों को। तो आप बस ये याद रखना, 5 कर दोगे सॉरी 6 कर दोगे तो भी ठीक है, और 1 कर दोगे तो भी ठीक है। क्लियर और नोट भाई? वापिस बोलो। ये मेरे को साल में 2 गिफ्ट मिले 3,000 रुपए के, पूरे साल में अगर मेरे को 6,000 रुपए के गिफ्ट मिलेंगे तो बात ये आएगी टैक्सेबल या एग्जाम। तो मैंने लिखा कि 6 के 6 टैक्सेबल कर दो, बिकॉज इट इज एक्सीडिंग 5,000, इट इज एक्सीडिंग। तो चलो, यानी तीसरी परक्यूजिट्स याद रखना तो बिल्कुल ही आसान है बेटा, तीसरी परक्यूजिट्स याद रखना तो बिल्कुल ही आसान है। फोर्थ पे आ जाओ सर। बस तीसरी होगी और क्या है सर, ऐसी ऐसी 4 है क्या आज की? पॉइंट नंबर 4, लीव ट्रेवल कंसेशन। एलटीसी बोलते हैं, एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन सर। पर्पज समझे सर क्या है? आपका एम्प्लॉयर आपको वंस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए ईयर, वंस इन ए 2 ईयर, जैसा भी है एज द केस में भी, कहीं घूमने के लिए भेज देते हैं कि जाओ सर 3-4 दिन, ठीक है, थोड़ा भाई आप अभी एकेडमी की छुट्टी कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो यानी जो पैसा एग्जाम्प्ट हो रहा है ओनली एंड ओनली अबाउट ट्रेवल, ओनली एंड ओनली अबाउट ट्रेवल। एयर टिकट मिल गई, ट्रेन टिकट मिल गई, समथिंग लाइक वैसी कोई बात हो रही है सर। ठीक, तो लिखना है क्या सर? ट्रेवल करना है, ट्रेवल, टूर पे जाना है, ठीक। चलो जी, कहाँ जाना है? बोलो जी, घूमने जाना है अपने को, कहाँ जाना है? इसका एक सिंपल सा मैसेज आपको लिखना है, इन इंडिया एनीवेयर, इन इंडिया एनीवेयर। अब कहीं भी जाओ, इंडिया में घूमने के लिए जाओ, यानी इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करो। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको आने जाने की टिकट के पैसे दे रहा है, इट विल नॉट बी काउंटेड एज योर सैलरी, और हम इसको क्या कर देंगे बेटा, एग्जाम। ठीक। सेकंड, अभी चलेगा 5-10 मिनट तो रिपीट होता रहेगा, पहले एक बेसिक फंडामेंटल समझ लो, किसी भी पर्क्स का मतलब क्या है, इस परक्यूजिट्स का मतलब क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं घूमने गया वेस्ट बंगाल वाली साइड में, ठीक, एयर की टिकट थी 25,000, होटल की टिकट थी 25,000, और वहां पर और खाना पीना शॉपिंग का बिल था 50,000। तो मैंने सर को कहा कि सर भाई, तिलक सर ने कहा सर आप चलो 25,000 रुपये की एयर टिकट है, मैं आपको अलाउ कर दूँ। यार ऐसा कब होगा, क्यों होगा? तो पहली बात तो अपने को घूमने कहाँ जाना है, इंडिया में। अगर आप आउटसाइड इंडिया घूमने जा रहे हैं और घूमने के पैसे अपने को मिल गए, देन इट इज टैक्सेबल, देन इट इज टैक्सेबल। सेकंड सर, ठीक है, कौन कौन जा सकता है सर? कौन कौन जा सकता है? इंडिया में जाना है, आप ऐसा तो नहीं है ना जनरली टूर पे अकेले नहीं जाते हो बेटा, फिर तो अकेले जो आपको काम करने हैं वो घर ही कर लो। सेल्फ, स्पाउस, आप जाओ, बीवी बच्चों को ले जाओ, एक चलो थोड़ा पढ़ लो बेटा, हर बात में नहीं, ठीक है, थोड़ा चले, 4 प्रिक्यूजिट्स में नहीं होती है। तो खुद जाओ, वाइफ को ले जाओ, और बच्चों को ले जाओ सर, ठीक। बच्चे चाहे कैसे भी हो, अरे कैसे का मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अरे भाई पढ़ने दो। क्या भाई, अभी क्या मैरिज सर्टिफिकेट मांगने से तो रहे वैसे वो, ठीक है, तो ले जाओ जिसको भी लेके जाना चाहते हो। सेल्फ, ये सब्जेक्ट है, ये सब कुछ सिखाएगा आपको, ये जुआ खेलना सिखाएगा, सारे काम सीखने पड़ते हैं, और ये ही जिंदगी भी है बेटा, खासकर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तक कैसे भी हो, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स, अगर वो आपके ऊपर क्या है बेटा, डिपेंड। ये यूज नहीं होगा इतना, कई बार क्या होता है ना, हम जब पढ़ते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम, हम बहुत वास्ट पढ़ रहे हैं, बहुत वास्ट, हम उसको अगर सम अप पे कर दूं तो भी काम चल जाएगा मेरा, लेकिन आप क्यों करें यार, व्हाट इज नीड, ठीक है ना।
तो कौन कौन जा सकता है? आप जाओ, बीवी को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ। बच्चों के रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन है बेटा। आफ्टर 1 अक्टूबर 1998 वाले बालक, लिख लो एक बार। आफ्टर 1 अक्टूबर 1998 वाले बालक, यानी जो बालक जन्म लिए हैं 1 अक्टूबर 1998, मतलब तुम लोग, मतलब तुम लोग, मैक्स चाइल्ड जा सकते हैं कितने? केवल बेटा दो। मैक्सिमम 2 बालकों को आप साथ लेके जा सकते हो। यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई का टिकट, वाइफ का टिकट और बच्चों का टिकट दे दिया तो अलाउड हो जाएगा। लेकिन बच्चे कितने? बच्चे कितने? 1998 से पहले जन्म लिया है तो कितने भी बच्चे ले जाओ। 1998 से पहले बच्चों ने जन्म लिया है तो कितने भी बच्चे ले जाओ। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वो बच्चे नजर आ रहे होंगे? उनके बच्चे हो रहे होंगे यार अब। ठीक, तो 1998 से पहले बच्चे जन्मे हैं तो बच्चे कितने भी ले जाओ। लेकिन बच्चे अगर 1998 के बाद जन्मे हैं तो कितने लेके जा सकते हो? मैक्सिमम 2। एक बात सर, अब यहां पर एक और क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी, एक और क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि जब जब बालक का जन्म होगा तो देयर कैन बी मल्टीपल बर्थ, हो सकते हैं भाई, देयर कैन बी मल्टीपल बर्थ। ठीक, पहली ही बार में 3 बालक हो गए, 3 बालक हो गए। अब ठीक है, 2000 की बात है बेटा, अब घूमने जा रहा है बंदा, सरकार कहती है 2 बालक लेके जाओ, अब तीसरा किसको छोड़ू बोलो घर पे? तीनों को ही छोड़ दो और करवाएगा। अब भाई मल्टीपल बर्थ के केस में सुनो बात, अगर 3 बालक एक साथ हुए हैं तो फिर तीनों अलाउड। अरे दूर मत लेके जाओ बेटा, दूर मत लेके जाओ। 12 8 हो गए, मेरे को 4 प्रिकॉजिट्स पूरी पढ़ानी है। हाँ, तीनों का एग्जाम। हाँ, एक साथ कितने भी हो, क्या क्या कर सकता है कोई यार इंसान? भाई किसके हाथ की बात, अब किसको घर छोड़ के जाऊं बोलो? हंसी मजाक में पढ़ लो लेकिन ना कंसेप्ट वीक नहीं होना चाहिए ये हाँ हाँ, तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, मैंने मना नहीं किया तेरे जवाब का। पहली बार में 18 हो गए, 18 की 18 ले जाओ, 18 की 18 ले जाओ भाई। लेकिन सुनो, अलाउड, अलाउड बात समझो बेटा। 1998 के बाद 2 बालक लेके जा सकते हो, मल्टीपल बर्थ हो गया, 3 एक साथ हो गए तो तीनों ले जाओ। लेकिन अपोजिट, पहले 1 हुआ, दूसरी ट्राई में फिर 2 हो गए बेटा। अब बोलो कितने जा सकते हैं? 2 या 3? अभी भी 3 हो जाएंगे सर। अपोजिट हो जाए, पहली ट्राई में 2, दूसरी ट्राई में 1, अब क्या जाएंगे सर? अब सरकार कहेगी भाई तेरी फूट रही थी जब पहले 2 हैं तो। सोचने वाली बात है ना। तो अब बात, इस बात का मतलब समझ जाओ सर। और मैं अगर कभी टेक्निकल बनाऊंगा तो यूज करूंगा, लेकिन मैं ऐसे टेक्निकल बनाता नहीं हूं बेटा। ठीक, तो 1998 के बालक जा सकते हैं कितने? केवल 2। मल्टीपल बर्थ में जो बालक एक साथ होते हैं उनको एक ही माना जाता है। लेकिन अगर वो पहले हो गए और उसके बाद तीसरा विल नॉट बी अलाउड भाई। लेकिन अगर पहले 1 है बाद में 2 है तो फिर इलाज नहीं है, फिर कितने जाएंगे भाई? तीनों ही जाएंगे, फिर जाएंगे तीनों। तो छोटी सी बात थी, आपने हंसी मजाक कर लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए माइंड में। हमारा इनकम टैक्स का जो टारगेट होता है स्कोरिंग का ना, वो कभी भी कम नहीं होता है कि पास हो जाए, एक ही बात है। तो जी क्लियर और नॉट क्लियर? कौन कौन जा सकता है? सेल्फ स्पाउस बालक 1998 से पहले जन्मे कितने की, 1998 के बाद जन्मे केवल 2। मल्टीपल बर्थ वाला केस मैंने आपको समझाने की ट्राई की कैसे काम करता है सर। ठीक, लिखें, बट अलाउड, बट अलाउड ओनली ट्रेवल एक्सपेंसेस, ओनली ट्रेवल एक्सपेंसेस। अलाउड ऑब्लिक एग्जम्प्ट लिख दो बेटा, अलाउड ऑब्लिक क्या लिख दो? क्या अलाउड है या क्या एग्जम्प्ट है? ओनली द ट्रेवल एक्सपेंसेस। ठीक, कंडीशन, ट्रेवल बाय एयर,
अदर देन एयर। अब ये जितनी बात आप पढ़ रहे हो ना सारी यूजलेस सी है, मतलब ठीक है, जो भी आप लिखेंगे वो सब एडिशनल के नाम पे है, मैं इसको ना लिखवाऊं तो भी कोई फर्क नहीं। एयर, ठीक है, दार से लेके दिल्ली तक ही घूमने गए हो और बाय एयर गए हो तो ठीक है, इकोनॉमिक क्लास टिकट विल बी अलाउड, इकोनॉमिक क्लास टिकट्स विल बी अलाउड। ठीक, आप एयर से नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो अदर देन एयर, अदर देन एयर जाओगे तो रूट बहुत सारे बन जाएंगे। कितनी कंडीशंस है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कितनी कितनी वाला, थोड़ा सा ही है बस, थोड़ा सा ही है कि हमें करना क्या है, ओनली ट्रेवल एक्सपेंसेस। ट्रेवल कैसे करना है बाय एयर, तो इकोनॉमिक क्लास टिकट, इकोनॉमिक क्लास की टिकट तो 20,000 रुपये है, बिजनेस क्लास की टिकट 30,000 रुपये है, अकेले ही आप गए हैं और एम्प्लॉयर ने 30 के 30 दे दिए, एम्प्लॉयर ने 30 के 30 दे दिए, तो गवर्नमेंट कहती है भाई हम इसमें से कितना एग्जाम कर देंगे, 20, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है कि हम इकोनॉमिक क्लास वाली टिकट आपकी क्या कर देंगे, अलाउड, नॉट ऑफ बिजनेस क्लास। क्या प्राइवेट जेट में गए तो फिर वही आ जाएगा ना, इफ यू आर गोइंग बाय एयर तो आपका रूल बड़ा क्लियर है, एयर से जा रहे हो तो हम इतना अलाउड कर देंगे, अदर देन एयर जा रहे हो तो हम इतना अलाउड कर देंगे, आप कैसे भी जाओ। फिर मैं रोड से जा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऑप्शन है, प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बस, ठीक है ना, कैब कर लूं, ट्रेन से चला जाऊं, या टाटा सुमो, या वो बड़े बड़े टेम्पो ट्रेवलर, वट एवर सर, ठीक, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब हम जो समझ रहे हैं ना वो सब केवल टाइम पास के नजरिए से है 5-7 मिनट का, ठीक है। तो अदर देन एयर जाओगे तो क्या चेक करोगे, रेल या अदर्स, रेल्स या अदर्स। रेल में जाओगे तो आप क्या टिकट आपको अलाउड कर देंगे, फर्स्ट एसी टिकट्स, फर्स्ट एसी टिकट्स। और बाय चांस आप ट्रेन से भी नहीं जा रहे हो, आप अदर जा रहे हो, अदर्स जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पर्सनल कार से जा रहे हो, पर्सनल कार से जा रहे हो, फिर तो देखो खर्चा ज्यादा बैठेगा, गवर्नमेंट उतना अलाउड नहीं करेगी आपको, गवर्नमेंट क्या कहेगी, आप यहां से दिल्ली अगर अपनी कार से जा रहे हो तो फिर हम क्या देखेंगे भाई, जो जनरली बस वाला लेता, जो एसी बस है, बस स्टैंड से लेके दिल्ली जा रही है, वो 400 रुपए पर टिकट लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम आपको क्या कर देंगे, एसी डीलक्स बस फेयर विल बी अलाउड, कुछ लेना देना नहीं है, ब्लाइंडली आंख बंद करके बोलोगे ना, वो कहेगा एलटीसी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई 50,000, और आप क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, आप क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, ठीक। इसके अंदर थोड़ा और फंडामेंटल्स हो सकता था, और फंडामेंटल्स हो सकता था, मैंने आपको भी नहीं बताया, या जरूरी भी नहीं है, हो सकता है कभी भी ना बताओ। तो जनरली याद रखना, गोइंग बाय एयर तो इकोनॉमिक क्लास, गोइंग बाय ट्रेन तो फर्स्ट एसी टिकट, अदरवाइज गोइंग बाय बस या पर्सनल कार या शेयरिंग टैक्सी ईटीसी तो एसी का जो फेयर्स होगा होगा आप देख लेंगे, पर होता सर वहां से वहां एसी की बस ही नहीं चल रही, तो इस तरीके से आप जाते जाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती जाएंगी सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती जाएंगी। कंडीशन नंबर 2 सर, कंडीशन नंबर, मैं अगर समअप कर दूं तो मेरी बात सुनना, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको घूमने के लिए पैसे दे रहा है तो इट इज एग्जम्प्टेड, इट इज एग्जम्प्टेड, वो सारी कंडीशंस के अंदर होगा, विद इन इंडिया होगा, विद इन प्रॉपर रूट होगा, विद इन प्रॉपर ट्रेवलिंग डिटेल्स होगी, दैट विल बी एग्जम्प्टेड। सेकंड पॉइंट सर, सर हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम, कितनी बार आप ऐसे घूमने के लिए जा सकते हो, साल में 2 बार सर, ठीक, बोलो। 4 ईयर्स के कैलेंडर ब्लॉक है बेटा, 4 कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक हैं, 4 कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक हैं, लेटेस्ट ब्लॉक चल रहा है 2022 से 2025, 23 कैसे होगा, 2002 लिख दिया, 22, 2022, 2023, 2024, 2025, 4 साल के क्या है बेटा, कैलेंडर ब्लॉक है, ठीक। जनरली इसमें कितनी बार सर, 2 टाइम्स, यानी 1 साल में 2 बार नहीं बेटा, 2 साल में 1 बार, 1 साल में 2 बार नहीं, 2 साल में 1 बार आपको, 2 साल में 1 बार या 4 साल में 2 बार बोलो, आप घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक बात क्या, 4 कैलेंडर ईयर्स में 2 बार आपका एम्प्लॉयर, घूमने तो कितनी बार भी जाओ वो पैसे भी कितनी बार दे देगा, बात है कि एग्जम्प्ट कितनी बार होगा,
एग्जम्प्ट 2 बार होगा ना, वो घूमने की तो कोई कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है यार, साल में आप 12 बार जाते हैं और 12 के 12 बार एम्प्लॉयर भी पैसे दे देते हैं या अपने पैसों से जाते हैं। बात क्या आती है, एम्प्लॉयर ने अगर पैसे दिए हैं तो 4 साल में 2 बार आप क्या ले सकते हो, एग्जाम्पशन ले सकते हो। क्या फिर नहीं होगा ना, फिर तो वो हो जाएगा आपका ट्रेवल अलाउंस टाइप चीजें। पर्सनल की बात हो रही है, जितनी भी परक्यूजिट्स एप्लीकेबल होंगी दैट इज फॉर बिजनेस, सॉरी पर्सनल पर्पज ना। बिजनेस पर्पज के लिए तो फॉरेन में मीटिंग्स हो रही है और हो रही है, वहां भी जाना पड़ता है, मान लो 20-20 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं, तो आप क्यों टैक्स देना चाहेंगे ना उसके ऊपर। तीसरा सर, फिर मैंने वापिस से बोला, इस लाइन के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, जो भी मैं पढ़ूंगा वो जीके के लिए पढ़ रहा हूं, नोट फॉर एग्जामिनेशन। तीसरा सर, सर क्या होगा इफ टू जर्नी नॉट परफॉर्म्ड। ऐसा भी हो सकता है, कोविड वाला सेशन था सर, या अपना लगा लो 22 से 25 में आप एक बार भी नहीं जा पाए, एक बार भी नहीं जा पाए, तो या एक बार जा पाए, तो कोई ना कोई जर्नी मेरी पेंडिंग रहेगी जिसका बेनिफिट मुझे मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, इस बार नहीं जा पाए तो अगली बार 4 बार चले जाएंगे। तो पॉइंट क्या है, क्या ये जो जर्नी आपकी है कैरी फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वन जर्नी विल बी कैरी फॉरवर्ड। सी एफ कैरी फॉरवर्ड, सी एफ यानी कैरी फॉरवर्ड। अगर आप 2 बार भी नहीं गए या एक बार नहीं गए, एक बार नहीं गए तो पेंडिंग ही एक रह गई, दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। दोनों बार ही नहीं गए या एक बार भी नहीं गए, तो आप चाहो 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, तो 2 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड कितनी होगी, 1 होगी। यानी अगली बार आप 3 एग्जाम्प्ट करवा सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड विजिट या जर्नी हैव टू बी परफॉर्म, हैव टू बी परफॉर्म। नेक्स्ट ब्लॉक तो है ही है, कुछ और बोलो। नेक्स्ट ब्लॉक की तो बात ही हो रही है ना, 2 नहीं जाए तो अगली बार 3 जाऊंगा, लेकिन हैव टू बी परफॉर्म इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ब्लॉक, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द। सर ये क्यों लिखवा रहे हो, वैसे ही लिख दिया यार, बस खत्म करेंगे। 4 साल में 2 बार घूमने जाओ, 2 बार नहीं जा पाए तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, ओनली 1 विजिट। वो एक विजिट आपको अगले साल या अगले कैलेंडर ब्लॉक के पहले साल में ही क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्म। तो मैं आपको 3 अलाउड कर दूंगा, लेकिन जो अगले मेरे 4 साल है लेटर से, वो है 2026, 27, 28, 29। पिछले ब्लॉक में आप कभी गए ही नहीं बाहर, पिछले ब्लॉक में कभी आप गए ही नहीं। इस बार अपने 4 जर्नी परफॉर्म की, 4, और वो 4 कैसे परफॉर्म की, कुछ इस तरीके से, या फिर वो चारों किस तरीके से परफॉर्म की, इस तरीके से परफॉर्म की। पिछले ब्लॉक में आप एक बार भी घूमने नहीं गए थे, तो इस वाले केस में केवल और केवल 2 एग्जाम्पशन मिलेगी, 2 मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी पिछले ब्लॉक की, वो आपने 2026 में परफॉर्म नहीं की, तो लैप्स हो गई। अब 27, 28, 29 में 4 बार भी चले जाओगे तो एग्जाम्प्ट कितना होगा, केवल 2 बार। दूसरे वाले केस में 3 अलाउड हो जाएगी, क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड हुई थी, वो आपने पहले साल क्या कर दी, परफॉर्म। अब इसमें से 2 आपको क्या हो जाएंगी, अलाउड। लेकिन अच्छा स्टूडेंट कौन है, पता है क्या, बहुत वास्ट सिलेबस होते हैं, कुछ भी पढ़ लो, जीके का क्या कोई एंड थोड़ी ना यार, आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ते जाओ, पॉइंट होता है रेलिवेंट वाला। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा वही है जिसको ये पता हो किस टॉपिक के ऊपर कितना टाइम देना है, तो आपको इस टॉपिक के ऊपर इतना टाइम नहीं देना है जितना आपने दे दिया। आपको क्या याद रखना है, लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जाम। कोई कंडीशन टूटेगी तो वो अपने आप बोल देगा कि मैं तो यार फॉरेन गया था घूमने के लिए, फिर मेरे को याद आ जाएगा, हाँ यार फॉरेन वाला तो इट इज नॉट एग्जम्प्टेड। तो कल किसी रिवीजन ले लो वापिस से बेटा, क्या होने वाला है, एग्जम्प्ट। क्या होने वाला है, एग्जम्प्ट। क्यों एग्जम्प्ट सर, इंडिया में जाऊंगा, प्रेस्क्राइब्ड मेंबर के साथ जाऊंगा, प्रॉपर ट्रेवलिंग कंडीशन के साथ जाऊंगा, 4 साल में 2 बार जाऊंगा, तो फिर जितना भी किराया भाड़ा मुझे मिलेगा दैट विल बी एग्जम्प्टेड ओनली एंड ओनली ट्रेवल एक्सपेंसेस। अगर वो 25 होटल के मिल गए होते तो इट विल बी टैक्सेबल, 25 होटल के मिल गए होते तो इट विल बी टैक्सेबल। अगर वो 50 शॉपिंग के खाने पीने के भी मिल गए होते तो भी टैक्सेबल सर, क्योंकि आपका खर्चा है ना भाई, कोई और दे देगा तो फिर टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना आपको। मैटर क्लोज। तो ये मेरी आज की सेकंड परक्यूजिट्स थी, ठीक है। स्टार्ट होती है थोड़ी इंटरेस्टिंग सेंस में, खत्म होते होते थोड़ी बोर हो जाती है, लेकिन अपने को चलो सारा ही काम करना पड़ता है सर। उसके बाद आ जाओ सर फिफ्थ,
2022 ये लेटेस्ट कैलेंडर ईयर के ब्लॉक हैं, 2022, 23, 24, 25। सारा सारा मुंबई तक तूने फ्लाइट की टिकट ले ली, हिसार से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से गोवा तो जा रहा है बाय वे ऑफ क्रूज, ठीक है। हाँ, पता है क्या बात, एयर अदर देन एयर तो मानना ही पड़ेगा, क्यों ना मानूं। मुद्दा क्या है, आपको सारे हिसार से दिल्ली आप फ्लाइट की टिकट मिल गई 7,000 रुपए, दिल्ली से मुंबई आपको फ्लाइट टिकट मिल गई 6400 रुपए, ठीक है। आपका क्रूज का बिल है 31,000 रुपए का, ठीक है, 4 दिन में पहुंच जाएगा फॉर एग्जाम्पल, 4 दिन तो लेते, इतना टाइम कहाँ लेता है। आपको इतना पैसा मिल गया ट्रेवल के नाम का, 7 + 6,400 + 31,000। अब पॉइंट क्या होता है, देखो मैं चेक करता हूं कि क्या आप एक तो शॉर्टेस्ट रूट से गए हो, अब मुझे मानना पड़ेगा दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। आप अगर गोवा जा रहे हो तो आप यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से आप मुंबई गए, ठीक है, तो ये आपका मैं शॉर्टेस्ट रूट मान सकता हूँ। अदरवाइज मैं सीधा जाऊं दिल्ली से गोवा तो शायद मुंबई होके शॉर्टेस्ट रूट नहीं आएगा, चलो फिर भी मैंने उसको वैलिड माना भाई, ठीक है भाई, ये एक क्योंकि मेरे को जाना ही बाय वे ऑफ क्रूज था और वो मुंबई से पॉसिबल है तो मैं वहां से जा रहा हूँ। तो मुद्दा क्या है कि ये 7 के साथ अलाउड हो जाएंगे, ये 6400 अलाउड हो जाएंगे आपको, ये 31 अलाउड नहीं होंगे, ये 31 अलाउड नहीं होंगे, कि यहां से फिर क्या देखा जाएगा। आप चाहे ट्रेवल कर रहे हो अदर्स, अदर्स के अंदर भी अदर्स, जेन्युइन रूल क्या होते हैं, अगर वहां से वहां रेल की कनेक्टिविटी है तो गवर्नमेंट इसमें पता है क्या करेगी आपको, आप जा रहे हो बाय वे ऑफ क्रूज आपने बोला, लेकिन आपको अलाउड क्या होगा, आपको दिल्ली से सॉरी मुंबई से गोवा, इट इज कनेक्टेड बाय ट्रेन है, कनेक्टेड बाय ट्रेन है, प्रॉपर गोवा तक नहीं जाती है ट्रेन, वो कहीं उसे थोड़ा पहले उतार देती है, तो इट इज कनेक्टेड बाय ट्रेन। तो जो बढ़िया से बढ़िया ट्रेन जाती है लाइक राजधानी टाइप कोई भी, उसका फर्स्ट एसी का टिकट्स आपको क्या हो जाएगा, अलाउड। लेकिन मुद्दा क्या होता है, हम अभी पढ़ रहे हैं एकेडमिक सेशन, एकेडमिक सेशन में क्या होता है, वो आपको बस इतना सा बोलता है कि भाई एलटीसी इज एग्जम्प्टेड, एक क्वेश्चन है, पहले आप उस पर आते हैं, देखना आपके पास नोट्स हैं आज। वैसे जनरली मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस ना करता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 है, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 है, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 नहीं है, सॉरी 20 है मिस्टर डी, मिस्टर डी, वो 4.20 है, नीचे 21 है, मेरे को मैंने कभी 21 देखे और कभी 20 देखे, दोनों चीजें सही है। पेज नंबर 21 है भाई, पीडीएफ का मिल गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन इसमें है ना, दिस इज द अपर लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन। पढ़ना क्या बोल रहे, मिस्टर डी वेंट ऑन ए हॉलीडे सॉरी 25 दिसंबर 2025, क्लियर है, टू दिल्ली, घूमने भी दिल्ली जा रहे हैं, विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, चलो जी। उसके बाद एक बेटा है 5 साल का, और उसके बाद ट्विन डॉटर्स हैं 2 साल की, तो इसका मतलब फिर वही वाला पॉइंट आ जाएगा, 2 अलाउड या 3 अलाउड, तीनों अलाउड, क्योंकि ट्विंस बाद में हुई है छोटी है, तो इसका मतलब तो तीनों अलाउड। और उसके बाद क्या है, दे वेंट बाय फ्लाइट इकोनॉमी क्लास, टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट कितनी है, 60,000 रुपए तो अडल्ट की दो, यानी मियाँ बीवी की, 15,000 रुपए 3 बालकों की, 15,000 रुपए 3 बालकों की, तो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एलटीसी एग्जम्प्टेड। तो मैं कहूंगा सर सब कुछ विद कंडीशन है, इंडिया में गए हैं, फ्लाइट से गए हैं, इकोनॉमी क्लास है, मियाँ बीबी भी अलाउड है, बच्चे भी अलाउड है, 60 के 60 है अलाउड है, 45 + 15, क्लियर मैसेज। अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व करना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इन द अबव एग्जांपल क्या कोई डिफरेंस पड़ जाता अगर 3 बालकों में जो है ट्विंस 5 ईयर ओल्ड है और बेटा 3 साल का है, ट्विंस अगर 5 साल की है और बेटा अगर 3 साल का है, तो फिर बेटा विल नॉट बी अलाउड, 2 ही बच्चे लेके जा सकते हो, और 2 बच्चे लेके जाते तो क्या होता, ये 45 के 45 अलाउड हो जाते, इस 15 में से कितना होता फिर प्रपोर्शनेट, 3 बच्चों के 15 लगे हैं, 2 बच्चों के कितने लगेंगे, बच्चे तीनों ले जाओ यार, इनकम टैक्स वाला मना नहीं करता कि आप बच्चे ना लेके जाओ, ना वो एम्प्लॉयर को मना करता कि आप पैसे ना दो, वो हम अपने रूल बता रहे हैं कि मैं 2 बच्चों के पैसे क्या करूंगा, एग्जाम करूंगा, तो मैक्सिमम इसी रेंज में आपका क्या आना है क्वेश्चन, ठीक है, दैट वाज योर एल टी सी।
फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूं इसी पीडीएफ का पॉइंट नंबर 1 2 3 4, इसी पीडीएफ के ऊपर है पॉइंट नंबर 3 4, दिख रहे इसी पेज के ऊपर, क्यों नहीं दिख रहा? और उससे पिछले वाले पेज पे है पॉइंट नंबर 1 और 2। अगर मैं जैसे नॉलेज और स्ट्रॉन्ग करना चाहूं ना, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप ये 4 वाले पॉइंट्स पढ़ना, अभी नहीं, घर जाके या जब कभी रात को नींद ना आ रही हो उठा लेना ये पीडीएफ। दो काम हो गए ना बेटा, या तो ये पीडीएफ सोल्व हो जाएगी, नहीं तो नींद आ जाएगी, देखो और तो क्या ही है। तीसरे पे आप आज की परक्यूजिट्स छोटी छोटी अब 2 करनी पड़ेगी बेटा, आपने टाइम लगा दिया इसमें फालतू का। परक्यूजिट्स नंबर 3 या टोटल नंबर 5 क्या? लो जी, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन। मुझे मेरे एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है? लोन, इंटरेस्ट फ्री। अब सरकार को हर जगह नजर आता है कि पैसे बच गए, पैसे बच गए, पैसे बच गए तो टैक्स दो। चलो जी, छोटा सा डायग्राम बनेगा, बना लो, 2 मिनट का ही है। इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन। नेक्स्ट परक्यूजिट्स क्या है? मेरे को मेरे एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, मान लो 20 लाख का। 1 अप्रैल को 20 लाख का लोन लिया था, 31 मार्च तक रीपे नहीं किया। 1 अप्रैल 25 को 20 लाख का लोन लिया था, 31 मार्च 2026 तक रीपे नहीं किया, इंटरेस्ट फ्री है, तो आप मानो भाई अच्छा खासा पैसा बच गया आपका, अच्छा खासा पैसा बच गया। ये किसी बैंक से लिया होता या किसी रिश्तेदार से लिया होता भाई, 2-3 लाख के नीचे आ जाते। तो जो पैसा बच गया, क्यों बच गया? बिकॉज एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करेगा, सीधी सी बात है। दैट इज इंटरेस्ट फ्री लोन। लिखें, लोन अमाउंट अप टू ₹25,000। 20 लिखो, 20, सॉरी बेटा 25 गलत लिख दिया मैंने। लोन अमाउंट अप टू ₹20,000, नो टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट। 20,000 रुपए तक का लोन अगर मैं ले भी लूं यार, 20,000 का लोन जनरली मैं किसी से भी ले लूं यार, क्या फर्क पड़ता है? 20,000 का 10-12 भी बात करें, जय वाली बात को प्रेफर कर दो, तो 2,000 रुपए तक का इंटरेस्ट बना होगा। अब सरकार 2-4 हजार रुपए के पीछे नहीं भागती है यार, कुछ चीजें जेन्युइन भी होती है। 10-15 हजार वैसे भी यार आज के टाइम को देखे तो कोई कीमत सी रही नहीं 10-15-20 हजार की। चलो जी, लोन अमाउंट अप टू ₹20,000 है, तो आपका कितना भी इंटरेस्ट सेव्ड हो गया, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। लोन अप टू एनी अमाउंट, लोन अप टू एनी अमाउंट exempted, taken for specified disease। हाँ, डिजीज, बीमारियां, मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अपनी अपनी है। लोन अप टू एनी अमाउंट टेकन फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, स्पेसिफाइड डिसीजेज हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड हेयर, लेकिन जनरली आप कैंसर टाइप चीजें ऐसा पकड़ लेते हैं। कभी मेरे एग्जाम में आएगा तो लिखा ही जाएगा कि हमने जो लोन लिया है वो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लिया है। अब अगर आपने बीमारी के पर्पज से कोई लोन लिया है, ठीक है ना, तो सरकार क्या बोलती है? लोन अप टू एनी अमाउंट टेकन फॉर स्पेसिफाइड, अगेन 20,000 तक था तो फॉर एनी पर्पज, फॉर एनी पर्पज, कुछ भी लो सर, आप 20,000 से घर लो, कार लो, बाइक लो, घूमने जाओ, इलाज कराओ, कुछ भी कराओ, 20,000 रुपए तक अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से उठाए हैं तो नॉट टैक्सेबल। किसी भी अमाउंट, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ तक आप अपने एम्प्लॉयर से उठाओ, अगर टेकन फॉर स्पेसिफाइड डिसीज है, तो जितना भी इंटरेस्ट बचेगा मैं भी उसके अंदर टैक्स नहीं लूंगा। लेकिन अदरवाइज, अदरवाइज क्या? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि सर भाई ठीक है बीमारी किसको हो, फिर देखो जनरली इस चैप्टर में ना कहीं पर भी अगर कॉमन सेंस लगानी हो, तो वो जो अपने भी ऊपर मेंबर है घुमाने के लिए लेके जा रहा हूं, घुमाने के लिए लेके जा रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा? डिसीज किसको हो? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, अगर कैसे भी हो, मतलब डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट, और ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, अगर वो मेरे ऊपर क्या है?
डिपेंड, वो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी तूने थोड़ा जल्दी पूछ लिया, तूने थोड़ा जल्दी पूछ लिया, ठीक। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा सर? अदरवाइज का मतलब क्या? 20,000 से ज्यादा और सिंपल पर्पस, 20,000 से ज्यादा और सिंपल पर्पस। सिंपल पर्पस का मतलब फिर मैं क्या लिख दूं? होम लोन, गोल्ड लोन, बेटी ब्यानी है, बेटी पढ़ानी है, वट एवर, ऐसे 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 सर। तो 20,000 से ज्यादा लोन लिया है, पर्पज क्या है? पर्पज है कोई भी, एनीथिंग अदर देन स्पेसिफाइड डिसीज। तो क्या होना चाहिए बोलो? कॉमन सेंस। टैक्सेबल तो हो जाएगा, ये तो क्लियर है। वट इज द अमाउंट टैक्सेबल? मैंने मेरे एम्प्लॉयर से 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए लिए, क्यों लिए? मैंने कहा जी एप्पल का मोबाइल लेके आना है। क्या? हाँ वो चलो छोड़ो, 80-20 पे तो आओ। 80,000 टैक्सेबल तो क्यों होगा? वो तो लोन है बेटा, वो तो मुझे वापसी देना ही पड़ेगा ना, 1 लाख तो टैक्सेबल 80 तो नहीं होगा। 80 का इंटरेस्ट बोलो अगर होगा तो, जो बचेगा टैक्सेबल तो वही होगा ना बेटा। अगर वो कहीं 1 लाख वापसी नहीं लूंगा, फिर तो आप ये बात बोलो, फिर तो वो गिफ्ट टाइप हो जाएगा, एप्पल का मोबाइल गिफ्ट। तो इसका क्या लिखे? एसबीआई का इंटरेस्ट रेट, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट विल बी टैक्सेबल। हाँ वो तो अलग अलग होता है सर, सही बात है। एसबीआई का इंटरेस्ट रेट विल बी टैक्सेबल। फिर मैटर करेगा बेटा आपने लोन क्यों लिया है। होम लोन लिया आपने, तो आप एसबीआई का होम लोन जाके चेक करोगे। कार लोन अगर आपने लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो फिर आप एसबीआई का क्या चेक करोगे? कार लोन जाके चेक करोगे। अब मैंने फॉर एग्जांपल एप्पल के लिए लोन लिया है, तो होगा क्या? अब एसबीआई या तो कोई एप्पल फोन के लिए लोन देता होगा, अगर नहीं देता होगा तो एज बिंग एग्जामिनर मैं आपको मैं बताऊंगा ना, एसबीआई का एप्पल फोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 10%। यानी अपने को पर्पज समझना है। प्रैक्टिकली आप चीजों को कितना भी उलझा सकते हैं कि सर मैंने एम्प्लॉयर से फोन के लिए लोन लिया है, और जबकि कोई भी बैंक फोन के लिए लोन नहीं देता है, तो अगर मैंने ऐसी प्रॉब्लम बनाई है तो फिर उसका इंटरेस्ट रेट भी मैं ही आपको दूंगा। तो इसका मतलब अपने को क्या लिखना है? एसबीआई का इंटरेस्ट रेट भी टैक्सेबल फॉर सेम पर्पज, और लिख सकते हो फॉर सेम पर्पज। जनरली क्या मिलेगा आपको आपके एकेडमिक्स में? कार लोन या होम लोन, कार लोन या होम लोन, यही चीज तो मिलेगी कि कुछ और मिलेगा? चलो जी, तो ये था मेरा एक पॉइंट। कुछ इसके नोट्स डाल दो। फैमिली मेंबर इंक्लूड्स, सेल्फ तो हो ही गया अभी जो जिसने क्वेश्चन पूछा था ना। चिल्ड्रन, बीएसपी इफ डिपेंडेंट, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स अगर वो आपके ऊपर क्या है बेटा? डिपेंड। तो ये इन फैमिली मेंबर का आप क्या करवा सकते हो? इलाज करवा सकते हो। सेकंड, नहीं ऐसा नॉट डिफाइंड यार, वो केवल घुमाने के लिए। इसमें तो क्या होता है जनरली भी होता है ना, 6 भी तो है, बोला कौन से 6 के 6 एक साथ बीमार हो गए, पर है फर्क है उस बात का। तो यहां पर चिल्ड्रन की लिमिट्स आर नॉट डिफाइंड। एक छोटा सा एग्जांपल चेक करना, छोटा सा एग्जांपल। मैंने 1 जुलाई 2025 को मेरे एम्प्लॉयर से 5 लाख रुपए का लोन लिया अबाउट कार, अबाउट कार। नथिंग रीपेड सो फार, नथिंग रीपेड सो फार। एसबीआई का कार लोन का इंटरेस्ट रेट है 8%। फाइंड आउट टैक्सेबल परक्यूचर्स, फाइंड आउट टैक्सेबल परक्यूचर्स। कर सकते हो फाइंड आउट? नहीं, 5 ही लेना पड़ेगा। 20 को क्रॉस कर गया तो एंटायर अमाउंट, एंटायर। तो 5 और 4 80 में हमेशा क्या रहेगा? 5। वहां दोनों ही चीजें थी गिफ्ट में बेटा, यहां एक ही रहेगा क्या? 5। तो सिंपल सी बात है जिसने 40 बोला गलत हो। 30, उसने टाइम का ध्यान नहीं रखा कि 1 जुलाई को ही तो लिया था। तो इसका पर्टिकुलर आंसर आएगा 30,000। इसका पर्टिकुलर आंसर क्या आएगा? 30,000। कि यही अगर मैंने लोन एसबीआई से लिया होता तो वो 5 लाख का 8% 9 महीने का मेरा 30,000 का बिल बना देते।
मेरा 30,000 का क्या बना देते, बिल बना देते। तो वो 30 का बिल अब नहीं बनेगा, बिकॉज मुझे तो इंटरेस्ट फ्री मिल गया, मुझे तो इंटरेस्ट फ्री मिल गया। तो जो आप वो सैलरी वाली लिस्ट कंप्यूट करोगे ना, उसके अंदर लिख दूंगा मैं कि 30,000 पे इंटरेस्ट फ्री लोन की परक्यूजिट्स भी बन जाएगी सर। क्लियर है आंसर 30। अपोजिट, अपोजिट अगर मैं लिख दूं कि मैंने मेरे एम्प्लॉयर से 5 लाख रुपए लिए हैं एट 6%, एट 6%, जरूरी तो नहीं ना वो इंटरेस्ट फ्री ही दे, वो कंसेशनल लोन भी दे सकता है, तो क्या आंसर आता, 7.5। अगर मेरे एम्प्लॉयर से मैंने 6% पे पैसा लिया होता तो भैया सेविंग कितनी आ रही है फिर, 2 ही आ रही है। 8 पे बैंक देता, 6 पे तो आपने भी दिया ही है, तो मेरा फायदा कितना हुआ, ओनली नॉट 8%, इट इज ओनली अबाउट 2%। कितने परसेंट, 2%। तो रिकवरी, आप अभी बोला भी था ना कि रिकवरी अगर कहीं से होगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। मैं पॉजिटिव भी बोल सकता हूं, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे चार्ज कर लिया कितना, 5 लाख का 6%, कितने महीने का, 9 महीने का, 22.5। तो 30 में से 22.5 तो मैंने दे ही दिए। व्हाट इज टैक्सेबल फॉर मी, ओनली 7.5, ओनली 7.5। क्लियर और नॉट क्लियर सर। इंटरेस्ट फ्री भी साथ में ही हो गया 8 का 8, कंसेशनल भी साथ में ही हो गया कि भैया 6 चार्ज किया है तो परक्यूजिट्स कितनी बनेगी, केवल 2% के ऊपर ही तो बनेगी। तो इंटरेस्ट फ्री लोन में आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, डेट, कब लोन लिया गया था, कोई रीपेमेंट है तो वो याद रखनी पड़ेगी, पर्पज चेक करना पड़ेगा, अमाउंट चेक करना पड़ेगा, रेट चेक करनी पड़ेगी, तब जाके एक आंसर आएगा। अभी जितने भी आप पढ़ेंगे ना बेटा परक्यूजिट्स, पेपर में तो 4 या 5 ही पॉइंट आने हैं, सारे थोड़ी आ सकते हैं एक साथ। क्लियर और नॉट क्लियर। चलो थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम आंसर दोगे, मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा और तुम लोग उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में करोगे। मैंने 10 लाख का लोन लिया, चलो थोड़ा ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 10 लाख, 5 लाख का लोन लिया 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। इट इज अबाउट होम लोन, इट इज अबाउट होम लोन। एसबीआई का होम लोन चल रहा है मान लो 10%, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसीलिए 10 बोला मैंने। ठीक, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो आप बोल ही दोगे 1 मिनट में 50,000। लेकिन टर्म कंडीशन क्या है कि मुझे एसबीआई को 20,000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ रीपे करने, क्या करने हैं, रीपे करने हैं, वो भी अप्रैल 2025 से ही। जिससे भी लिया है, किससे लिया, एम्प्लॉयर से ही लूंगा यार इस चैप्टर में, एम्प्लॉयर से लिया, एम्प्लॉयर ने ही बोला है कि ठीक है, हो सके मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, लेकिन एम्प्लॉयर से लोन लिया है तो एम्प्लॉयर को ही क्या करना है, 20,000 रुपए पर मंथ रीपे करने हैं अप्रैल 2025 से। फाइंड आउट टीपी, टैक्सेबल परक्यूजिट्स। चलो देखना जनरली क्या होना चाहिए, कई बार रीपेमेंट होती है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मुश्किल हो जाती है चीजें। मैं अगर एक थोड़ी सी कॉमन सेंस से बात करूं तो अप्रैल का ब्याज मेरा 5 लाख पे लगना चाहिए था भाई, क्लियर है, अप्रैल वाला 5 लाख पे ही लगना चाहिए था, मई वाला, जून वाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही बात बनती होगी, सब पे 1-1 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो यही इतनी तो सेविंग हुई होगी। मैंने किसी से 5 लाख रुपए ले रखे हैं पूरे अप्रैल में और बिना ब्याज के, तो बच गया पैसा 1 महीने का। मई में कितने ले रखे हैं, 480। प्रोडक्ट मेथड आपने समझा होता है कि यार जब 12 के 12 महीनों पे 1-1 महीना लगाना है, तो फिर आप एक काम करो, इसका टोटल कर दो, इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा, कोई करके बता सकता है, सात अस्सी, 390 गुना है 46.8, 46-8 ही तो आएगा बेटा, ऐसा ही तो करते थे शायद, आपने कभी किया ना होगा। 5 + 280 का एवरेज कितना होता है, 390। 5 + 280 का एवरेज कितना होता है, 780। 780 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 390। 390 गुना 12 कितना होता है, 46-8। ऐसे ही मैं तो ऐसे ही करता हूँ कैलकुलेट। 46-80, 40,80,000 का कितने परसेंट, कितने परसेंट, 10%।
कितने महीने का? 1 महीने का। ये बताना कितना रहा एक बार, ये कितना आ रहा है? 39। तो 39,000 इसका आंसर आएगा बेटा, 39,000 इसका आंसर आएगा। मैथमेटिकल स्किल्स अपनी अपनी है कि मैं उसको कैसे परफॉर्म करता हूँ, मैं उसको कैसे परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट फ्री लोन को आज आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है? विदाउट प्रैक्टिस अपन इसको लिखा 20,000 रुपए तक नो टैक्स ट्रीटमेंट, 20,000 से ज्यादा है अप टू एनी अमाउंट है फॉर डिसीज नो टैक्स ट्रीटमेंट, 20,000 से ज्यादा है अदर पर्पज है तो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट विल बी द टैक्सेबल। क्या अपन इसको बोले विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस इंटरेस्ट फ्री लोन ओके है? बोलो हाँ या ना। 2 मिनट की नोटिंग है वो और कर लो, मैं फ्री कर दूँ, बिल्कुल 2 मिनट की है, परक्यूजिट्स है वो नेक्स्ट 2 मिनट की। पॉइंट नंबर 6, लंच। लंच खाना खिलाया जाएगा बेटा अभी 10 मिनट बाद, आपके घर से लाया हुआ आपको ही लंच। हाँ, ये लो जी, सिंपल सा मैसेज है, बिल्कुल सिंपल सा मैसेज, 1 मिनट का मैसेज। टी स्नैक्स अगर आपको खिलाए पिलाए जा रहे हैं दैट विल बी एक्सेप्ट। क्या हो गया? ठीक है, नहीं ढूंढ सकता है कि फ्री में चाय पी ली, फ्री में चाय पी ली, तो आंसर इज टी स्नैक्स। कभी कभार साल में एक बार साथ में एक समोसा भी खा लिया भाई, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। टी और स्नैक्स। बात करते हैं लंच की, बात करते हैं लंच। खाना खिलाया जा रहा है एकेडमी में हर रोज, आपको खाना खिलाया जा रहा है, तो फिर आप बोल सकते हैं थोड़े पैसे बच गए भाई, थोड़े पैसे बच गए। लंच, लंच के अंदर आप 2 कैटेगरी करेंगे, लंच इन रिमोट एरिया, लंच इन रिमोट एरिया। क्या हो गया? लंच अगर आपको रिमोट एरिया में करवाया जा रहा है, रिमोट एरिया मतलब लोकेटेड अवे फ्रॉम सिटी, आने जाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? अभी सेंटर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक। तो अब मैंने कहा जी जा रहा हूँ लंच करने के लिए, गया 3 घंटे बाद वापस आया, अब 6-7 दिन तक यही चलता रहा, तो एम्प्लॉयर कह रहा है भाई तू 15,000 रुपये घंटा लेता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे तो कभी भी दिहाड़ी घंटे के हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, फिर भी तो कहते 3 घंटे में तू वापस आया, हम तो भाई यहीं खाना खिला देंगे तुझे। तो लंच अगर रिमोट एरिया में करवाया जा रहा है तो आल्सो एक्सेप्टेड, आल्सो एक्सेप्टेड, मेरे लिए उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल एरिया मतलब कहीं पर भी सिटी के अंदर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लंच करवाता है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लंच करवा रहा है तो 50 रुपए पर मील, 50 रुपए पर मील। उस खाने की कीमत देखी जाएगी बेटा, उस खाने की कीमत देखी जाएगी। इफ इट इज 50 रुपए पर मील, ये जो वो है ना, कल से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे थोड़े थोड़े, ये सारी चीजें वापस रिवाइज होंगी अभी तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे। 50 रुपीज पर मील तक एग्जम्प्ट, तक एग्जम्प्ट, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। याद रखना मैंने अभी सारा नहीं लिखा बेटा, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगर इस सेंटर में 280 दिन ऑपरेट हुआ, ये सेंटर साल में 280 दिन ऑपरेट हुआ ये सेंटर, और अपने को खाना खिलाया जा रहा है, उसकी कीमत है 75 रुपए पर मील, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, 50 तक तो एग्जम्प्ट, लेकिन 280 इंटू 25 जो भी अमाउंट आ गया, 700 या 7,000, 7,000, 7,000 के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो लंच अगर आपको रिमोट एरिया में करवाया जा रहा है तो एग्जम्प्ट, नॉर्मल एरिया में करवाया जा रहा है तो 50 रुपए पर मील तक एग्जम्प्ट, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है ना, नंबर ऑफ डेज पता ही नहीं होते, ये बोल रहा है कि एकेडमी वाले लंच करवाते हैं, तो फिर परक्यूजिट्स निकालने के लिए मुझे तो 25 भी चाहिए, बोलो यस और नो, और क्या चाहिए, नंबर ऑफ डेज भी चाहिए कि सेंटर खुला कितने दिन। तो अगर ऐसा नंबर ऑफ डेज नॉट डिफाइंड हो तो अज्यूम 300 दिन, अज्यूम 300 डे, ठीक है ना। अगर बोल दिया जाए कि सेंटर अपने टीचर को लंच करवाता है हर रोज 75 रुपए का, बस बात खत्म। या तो तुम नंबर ऑफ डेज बताओ, नहीं तो फिर आई विल टेक कितना, 300।
क्योंकि साल में 65 छुट्टियां हो जाती है, 52 संडे, 13 अदर्स, 13 ना कहा जाए तो 300 आप एज्यूम करेंगे। अब इसका जो ये रिमेनिंग पार्ट है डिनर, अभी डिनर की बात आप कल करें।